हाँ बच्चों, तो हम अब अपने क्लास का दूसरा लेक्चर शुरू करने आज जा रहे हैं। कल वाले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि हम लोगों ने वास्तविक संख्याओं के बारे में कुछ जानकारी वहाँ से इकट्ठा करी थी, कुछ बेसिक पढ़ा था। जानकारी इकट्ठा करने का मतलब ये है कि उसमें कुछ बेसिक हम लोगों ने पढ़े थे, प्लस एक दो क्वेश्चन भी किया था साथ में। तो बेसिक वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। लेकिन अब जो बात हम लोगों ने पढ़ी है उसका इम्प्लीमेंट, उसका यूज क्या है, कहाँ हम यूज करेंगे उसका, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हम उसका यूज करेंगे। और आज उसी जो बात हम लोगों ने पढ़ी है उसी बात को आज यहाँ पे हम इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। तो कल वाली बात तो अब अगर थोड़ा सा हमारे दिमाग में हो, कल वाली बातों में हम लोगों ने सीखा था कि कोई धन पूर्णांक किस फॉर्म में हो सकता है, तो उन्हीं बातों को लगा के हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो ज़रा देखो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर पाओगे। ये क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करो ज़रा। तो क्वेश्चन बोर्ड पे जब लिखा हो तो उसको मैं सॉल्व करूं इसके पहले एक बार ट्राई किया करो, तो शायद ज़्यादा समझ में आएगा। मैं सॉल्व करूंगा वही देखोगे या वही छाप लोगे तो फिर बात बनेगी नहीं। थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओगे तो फिर काम करने में मज़ा भी आएगा और काम भी अच्छे से होगा। खैर, तो हम लोगों ने देखा यहाँ पे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन ज़रा देख लो, बोर्ड पे लिखा है, क्या किसी धन पूर्णांक का वर्ग 3m+2 के रूप में होता है जहाँ m कोई प्राकृतिक संख्या है। इन्होंने हमसे ये बताया कि कोई धन पूर्णांक का वर्ग क्या इस फॉर्म में हो सकता है। तो ये बात तो हमें पता नहीं हो सकता है कि नहीं हो सकता है, बट एक बात पक्का है कि हम यहाँ पे जो हम लोगों ने पढ़ा था पहले, हमें नहीं पता होता है। हम मान लेते हैं कि कोई धन पूर्णांक है, उसके बाद हम चेक करेंगे भाई अगर वो ये ऐसा धन पूर्णांक हमको मिलता है तो हम कहेंगे होता है, और नहीं मिलता तो हम कहेंगे नहीं होता है। तो ज़रा हम चेक करते हैं। हम मानते हैं कि माना ए कोई धन पूर्णांक है, ए कोई धन पूर्णांक है। अब बेटा धन पूर्णांक लिखने का ना थोड़ा सा स्टाइल अपना चेंज कर दो। ए कोई धन पूर्णांक को हम ऐसे ना लिख के, हम मान लें ए कोई पूर्णांक है, यहाँ ए इज ग्रेटर देन 0, इसको ऐसे लिख दोगे तो इसका भी मतलब होता है ए हमारा कोई धन पूर्णांक है। ये चीज़ें हमें अब थोड़ा थोड़ा आदत में डालनी पड़ेंगी, क्योंकि आगे हमें ये सारी चीज़ें ना लिख के, और देखो हमारा फ़ायदा भी तो है, ए इज ग्रेटर देन 0 इसका मतलब ये है ए कोई धन पूर्णांक है। अब इतनी सारी बात ना लिख के हम इतने में अपना काम कर सकते हैं। थोड़ा सा स्मार्टनेस अपने अंदर लाओ और वो धीरे धीरे आदत डालोगे तो अपने आप फिर बनता चला जाएगा। खैर, तो हमने कहा ए कोई धन पूर्णांक है जहाँ, और साथ में, और यहाँ से एक बात और चेक करो कि जो b की वैल्यू है, b बराबर हमारा 3 है। इस क्वेश्चन से बात देखो तो b बराबर 3 है, मतलब इस बार डिविजिबिलिटी टेस्ट हमें 3 का करना था। यहाँ पे दिया है ना 3m+2 के रूप का हो सकता है। तो अगर a हमारा कोई धन पूर्णांक है और b बराबर 3 है, तो देखो कल हमने जो एल्गोरिदम पढ़ा था उसके हिसाब से a बराबर हमारा होता क्या है, a बराबर होता है BQ प्लस का R, जहाँ पे b बराबर 3 ये हमको दिया है, b बराबर 3 ये हमको दिया है। तो यहाँ से r क्या क्या हो सकता है, r बराबर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, क्योंकि हम लोगों ने कल बात जो करी थी उसमें, उसके अकॉर्डिंग जो ये b की वैल्यू होती है, b जो हमारा बेटा b की वैल्यू होती है ना, ये हमेशा r से बड़ी होती है, और जो r की वैल्यू होती है ये कहाँ से कहाँ तक लाई करती है, ये 0 to b लाई करती है। मतलब जो r होगा वो हमेशा से b से छोटा होगा। सॉरी, ये गलत हो गया, b इज ऑलवेज ग्रेटर देन r होता है, और ये r की वैल्यू 0 से बड़ी होती है। ये बात कल हमने करी थी कि जो r होगा वो या तो 0 होगा या तो 0 से बड़ा होगा, लेकिन हमेशा b से छोटा होगा। अब इतनी बातें अगर हमें समझ में आती हैं तो ज़रा देखो a की वैल्यू फिर हो क्या क्या सकती है। तो अगर हमने कहा, अब यहाँ पे अलग अलग केस हमें रीड करने पड़ेंगे। हमने कहा यदि r बराबर, r की हमारे पास 3 वैल्यू है, यदि r बराबर 0 तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a बराबर हमारा हो जाएगा BQ प्लस R, a बराबर BQ प्लस R। यहाँ पे r की वैल्यू 0 रख दो,
आर की वैल्यू जैसे ही 0 रखोगे ये हमारा बन जाएगा ए बराबर, बी की वैल्यू हमें पता है 3 है, 3 इंटू क्यू, क्यू कुछ भी हो सकता है यार, क्यू देख लो, क्यू को तो ऐसे क्यू ही रहने दो, प्लस का आर, आर की वैल्यू 0 है, तो ए बराबर हमारा हो गया 3Q के फॉर्म का। जब हमने आर की वैल्यू 0 लिया तो ए बराबर हमारा 3Q का फॉर्म आ गया। एम और एम में अभी हम डिफरेंस बता रहे हैं, वहां पे इस बार एम ले लिया है, कोई बात नहीं, हम क्यू लेके काम कर रहे हैं। दूसरी बात, जब हमने कहा आर बराबर, यदि आर बराबर 1, तो जब आर बराबर 1 लोगे बेटा तो फिर से हमारी बात क्या बनेगी, ये हमारा जो ए जो पॉजिटिव इंटीजर था वो क्या बन जाएगा, ए बराबर 3Q प्लस आर की वैल्यू इस बार क्या आने वाली है 3Q प्लस आर, तो ए बराबर हमारा हो जाएगा, जब वैल्यू पुटअप कराएंगे ये हमारा 3Q प्लस का 1 ये बन जाएगा। ये बात नंबर 2 हो गई। या तो इस फॉर्म का हो सकता है वो धन पूर्णांक, या आर बराबर हम 2 लेंगे, आर बराबर 2 लेंगे तो देखो हमारा जो ए बराबर हमारा बनेगा, अब इस बार वैल्यू हम डायरेक्ट रख दे रहे हैं, ये हो जाएगा 3Q प्लस का 2, ये किस फॉर्म का पूर्णांक हो सकता है। तो बेटा एक बात यहाँ से समझ में आई हमको कि यदि कोई धन पूर्णांक है तो या तो वो 3 फॉर्म में हो सकता है, या तो 3Q के फॉर्म का हो सकता है, या 3M के फॉर्म का हो सकता है, 3Q प्लस 1 के फॉर्म का हो सकता है, मतलब 3M प्लस 1 का फॉर्म हो सकता है, या 3Q प्लस 2 का फॉर्म हो सकता है, 3M प्लस 2 का फॉर्म हो सकता है। तो उसने हमसे यही बात पूछी थी कि क्या कोई धन पूर्णांक 3M प्लस 2 के रूप का हो सकता है। हाँ भाई बिल्कुल हो सकता है, कोई धन पूर्णांक 3M प्लस 2 के रूप का हो सकता है, क्योंकि हमने निकाला जो इस बार यहाँ पे जो Q लेना था वो उसने M ले लिया है, कोई बात नहीं, Q और M वो कोई नंबर है भाई, ये कांस्टेंट है M, हमने Q कांस्टेंट ले लिया तो उसमें उससे घबराना नहीं हमें, जहाँ जहाँ Q लिखा है वहाँ वहाँ M लिख देगा, बस इतनी सी बात हमें करनी है। तो यहाँ से एक बात हमें पता लग रही है कि यार कोई भी धन पूर्णांक 3Q प्लस 2 के रूप का हो सकता है, तो इसके जवाब में हम क्या लिखेंगे, हाँ धन पूर्णांक 3Q प्लस 2 के रूप का हो सकता है। लेकिन हमें केवल लिखने से काम नहीं चलेगा, हमें इतनी बातें लिख के शो करनी पड़ेंगी, दैट्स ऑल। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर नोट करना हो तो नोट कर लो, वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को नोट कर लिया करो। तो ये बात समझ में आई पक्का, अब तो कोई संशय नहीं। खैर इसको हम रेज कर, हाँ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, दिखाइए किसी धनात्मक विषम छूट गया था तो मैंने ऊपर लिख दिया है, धनात्मक विषम पूर्णांक को 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3, 6Q प्लस 5 के रूप में लिखा जा सकता है। अब उसने हमसे इस बार ये बात बताई कि कोई धनात्मक पूर्णांक है तो इसको हम 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 5 या 6Q प्लस 3 के फॉर्म में लिख सकते हैं। उसने कहा ये शो कर दो। तो अब हमारे पास फिर वही 6 से डिविजिबिलिटी टेस्ट था। तो पहले बेटा एक बात समझना कि विषम पूर्णांक और सम पूर्णांक क्या होगा। हम बात समझे विषम और सम, ये बात हम लोगों ने करी थी, बट देख लो विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक का मतलब ये हो जाएगा वो नंबर जो 2 से ना कटे, और वो नंबर जो 2 से कट जाए उसे सम पूर्णांक कहेंगे। सम पूर्णांक और विषम पूर्णांक ये दोनों बातें हमें क्लियर होनी चाहिए। सम पूर्णांक, तो बेटा एक बात चेक करना कि सम पूर्णांक और विषम पूर्णांक में हमें विषम पूर्णांक का मतलब नॉट डिविजिबल बाई 2, जितने भी नंबर 2 से नहीं कटते हैं उनको हम विषम पूर्णांक बोलेंगे, और जो नंबर 2 से कट जाते हैं उसको हम समधन पूर्णांक बोलेंगे। अब हमें क्या करना था, हमने मान लिया कि माना ए कोई पूर्णांक है, हमें नहीं पता सम है विषम है, बट हमने मान लिया, माना ए कोई धन पूर्णांक है, ए कोई धन पूर्णांक है। फिर वही बात कि मतलब हम इस बात को ना लिख के हम मान ले कि ए कोई पूर्णांक है या ए इज ग्रेटर देन 0, हम ऐसे ही लिख दें, माना ए इज ग्रेटर देन 0। ए अगर कोई धन पूर्णांक है और बी की वैल्यू इस बार हमको फिर से दिया है, वो हमको जो दिया है बी बराबर 6 हमको दिया है, बी बराबर 6। तो यहाँ पे बेटा ए कोई धन पूर्णांक है, बी की वैल्यू 6 है, तो हमने कहा था कि ए और बी अगर कोई 2 धन पूर्णांक हैं तो हम उसको लिख सकते हैं ए बराबर बी इंटू क्यू प्लस का आर। ये एल्गोरिदम था हमारा
हम अगर हमारे पास कोई दो धन पूर्णांक a और b है तो हम इसमें लिख सकते थे कि a इक्वल्स बी इंटू क्यू प्लस आर। हम यहाँ पे करते क्या है कि इस जो b वाला नंबर दिया है इससे a को भाग कर देते हैं, जितनी बार जाता है दैट इज कोशेंट, वो q हो गया, और अगर जो कुछ बच जाता है तो वो हमारा रिमाइंडर होता है। अच्छा देखो, किसी नंबर को 6 से भाग दोगे तो क्या क्या बच सकता है ये हम चेक कर लें। तो बेटा किसी नंबर को 6 से भाग दोगे तो हो सकता है कि जो r हमारा रिमाइंडर बचे वो 0 बच जाए, मतलब वो संख्या पूरी तरह से कट जाए। दूसरी बात, हो सकता है 1 बच जाए, हो सकता है 2 बच जाए, हो सकता है 3 बच जाए, हो सकता है 4 बच जाए, हो सकता है 5 बच जाए, लेकिन ये कतई नहीं हो सकता कि 6 बच जाए। अगर 6 बच जाएगा तो वो रिमाइंडर फिर से 0 आ जाएगा। 6 नहीं बच सकता, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो यहाँ पे b की वैल्यू होगी, b इज ऑलवेज लेस देन r होता है, ये बात हमें पता है, और r की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन r इक्वल टू 0 होती है। ये बात हमने शुरू में ही बताई थी और फिर कई बार क्वेश्चन में हो गया। a हमारा ग्रेटर देन 0 है, b इक्वल टू 6 है, तो जो r की वैल्यू होगी वो 0 to 6 के बीच में लाई करेगी। 0 तो हो सकती है क्योंकि 0 पे इक्वालिटी लगा है, लेकिन 6 नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी नहीं है, ओनली लेस देन है। इस बात को आगे चल के हम थोड़ा सा क्लियर करेंगे कि ये इक्वालिटी क्या है, और ऐसे मतलब आगे चैप्टर में हम लोग इसको पढ़ेंगे थोड़ा सा। खैर, अभी जो हम कर रहे हैं, हमें यहाँ पे ये शो करना था कि कोई विषम धनापूर्णांक 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के रूप का हो सकता है। तो बेटा इस बार हमें विषम पूर्णांक लेना है। एक बात जरा चेक करो, हम सम पूर्णांक और विषम पूर्णांक की बात कर चुके हैं, तो अब हम लोगों ने इतनी बात सीखी कि कोई धन पूर्णांक है जहाँ पे b की वैल्यू 6 है, तो हमारा जो पूर्णांक होगा वो किस फॉर्म का होगा, वो b इंटू क्यू प्लस आर के फॉर्म का होगा। b की वैल्यू 6 है तो हमारा पूर्णांक हो क्या क्या सकता है। बात नंबर 1, जब r बराबर हम अगर 0 ले लें, केस नंबर 1, हमें हर केस चेक करना पड़ेगा बेटा, r की वैल्यू 0 पे एक बार चेक करना पड़ेगा कि हमारा वो पूर्णांक बनेगा क्या, फिर हम बाद में चेक करेंगे सम है या विषम। तो हमने देखा कि जो a बराबर हमारा बन के आएगा वो बनेगा b की वैल्यू 6 इंटू q की वैल्यू हमें नहीं पता तो हम q रखेंगे सीधा सीधा, और प्लस r की वैल्यू जो हमारा निकल के आएगा वो 0, क्योंकि r बराबर 0 पे हम काम कर रहे हैं। यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा यदि r बराबर 0, तो जो हमारा पूर्णांक बन के आया वो क्या आया, 6 इंटू क्यू का फॉर्म। और बेटा क्या ये देखो, ये जो 6q है क्या ये 2 से कट रहा है? हाँ, अगर 6q को हम चेक करें तो 6q हमारा 2 से कट रहा है, और जब कोई संख्या 2 से कट रही है तो हम इसको लिख देते हैं समधन पूर्णांक, मतलब ये विषम तो नहीं है, पक्का। एक बात हो गई कि ये जो 6q है हमारा ये विषम नहीं है, ये समधन पूर्णांक आ गया। हमें चाहिए क्या था, हमें विषम चाहिए था। खैर अभी हम चेक करते हैं कि फिर विषम क्या क्या मिलेगा। अगला केस हमने देखा कि यदि r बराबर 1 ले ले, r बराबर जैसे ही 1 लोगे तो इस बार हमारा जो धन पूर्णांक है वो कैसा बनेगा, फिर से हम लिखेंगे a बराबर, जो हमारा धन पूर्णांक है ये a बराबर होगा क्या, bq 6q प्लस r की वैल्यू 1, 6q + 1। अब बेटा जरा चेक करो कि क्या ये सम है या विषम है, ये नंबर सम है या विषम। तो हमने देखा कि यार 6q तो हमारा सम था, लेकिन किसी भी सम संख्या में अगर एक ऐड कर दिया जाए, किसी भी सम संख्या में एक ऐड कर दिया जाए तो अगली विषम संख्या मिल जाती है, मतलब उस सम संख्या की जस्ट बाद वाली विषम संख्या मिल जाती है। तो मतलब ये हमारा विषम हो गया, ये विषम धन पूर्णांक हो गया। और ये बात तो हमें प्रूफ करनी थी, को 6q + 1 के रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन हमें साथ ही साथ अभी 2 बातें और भी प्रूफ करनी थी। तो हम आगे बढ़ते हैं। हमने कहा यदि r बराबर 2 ले लो, r बराबर 2 जैसे ही लिया तो इस बार a बराबर हमारा क्या आ जाएगा, a बराबर हमारा आने वाला है 6q + का 2। और इस बार चेक करो बेटा, 6q + का 2, यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले लिया, ये बच क्या गया, या एक काम करो 2 कॉमन मत लो, 2 कॉमन ले लोगे तो फिर कोई बात नहीं, ले लो 3q + का 1 बच गया। मतलब ये जो 6q + 2 नंबर था ये हमारा इस बार विषम नहीं, ये सम था, ये विषम नहीं था, ये एक समधन पूर्णांक था, क्योंकि ये 2 से कट रहा था, ये समधन पूर्णांक,
ये वाली बात नहीं भी लिखोगे तो काम चलेगा, बट ये बात हमें समझ में आनी चाहिए कि मतलब ये 2 से कट रहा है। कैसे पता चला 2 से कट रहा था? हमने क्या किया, 2 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा हमें नहीं मतलब, लेकिन कोई भी नंबर अगर मल्टीप्लिकेशन में 2 के साथ किसी भी संख्या के साथ कोई भी नंबर ए है, तो ये जो दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन है ना, ये दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन ही 2 से डिविजिबल है, क्योंकि 2 इंटू ए हमारा 2 से डिविजिबल है, मतलब ये पूरा नंबर 2 से डिविजिबल है। जैसे नहीं, ज़्यादा डिटेल में नहीं, जैसे हमने कह दिया, देख लो 23 गुणे 2, क्या ये सम संख्या है? हाँ बिल्कुल सम संख्या है, क्योंकि 23 तो हमारी सम नहीं है, लेकिन इसके साथ 2 गुणे में है, हम पूरी संख्या को 2 से भाग देंगे तो ये 2 से 2 कट जाएगा और ये हमारा 23 आ जाएगा। मतलब 23 गुणे जो 2 था, 23 गुणे 2 का जो भी रिजल्ट था वो हमारा 2 से डिविजिबल था, इसलिए ये पूरा नंबर 2 से डिविजिबल था। ये कोई नंबर था 46, लेकिन उसको थोड़ा सा दूसरे फॉर्म में लिखा गया था, हमको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा बताया गया था कि 23 इंटू 2 क्या ये सम संख्या है या विषम? तो बेटा यहाँ बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, 23 इंटू 2 हमारी एक सम संख्या है, क्योंकि ये पूरा नंबर 2 से डिविजिबल था। कितना भी बड़ा नंबर मिल जाए हमें, कितना भी बड़ा नंबर मिल जाए और इस फॉर्म में दिया हो, तो हमें वहाँ पे बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। अगर वो नंबर 2 से कट रहा है एक बार, तो हम कह देंगे भाई नंबर हमारा 2 से डिविजिबल है, मतलब एक बार कटने के बाद फिर दोबारा नहीं कटना चाहिए। अब उसके बाद भी 2 से कट रहा हो, उसके बाद भी 2 से कट रहा हो, तो फिर आगे हम चेक करेंगे फिर वो है या नहीं है। बट अगर एक बार वो नंबर कट गया तो हम कहेंगे भाई ये समधन पूर्णांक है। यहाँ पे यही बात हमने किया कि 6q + 2 ये हमारा कोई समधन पूर्णांक है, 6q + 2 के फॉर्म का आ गया। खैर a बराबर, नेक्स्ट हम चेक करेंगे r बराबर, ये हमारे काम का नहीं था। r बराबर हमारा 2 ले लिया, 3 ले लिया, इस बार r बराबर 3 लिया, तो a बराबर हमारा फिर से क्या आ गया। अब चूंकि पैटर्न हमें समझ में आ गया तो अब इसको थोड़ा जल्दी से लिख लो। ये हमारा हो गया 6q + 3, ये आ गया। और ये बेटा कैसा, सम या विषम? 6q हमारा क्या था, ये सम था, और किसी सम संख्या में कोई विषम संख्या जब जोड़ दी जाए तो ये हमारा विषम संख्या आती है, ये हमारा विषम है, तो जो रिजल्ट हमारा आएगा वो एक विषम संख्या आएगी। मतलब ये पूरी संख्या 6q + 3 हमारी विषम हो जाएगी और ये हमारा विषम धन पूर्णांक होगा, ये हमारा विषम धन पूर्णांक होगा। नेक्स्ट हम r बराबर 4 ले लें। r बराबर जैसे ही 4 लोगे, a बराबर हमारा क्या निकल के आएगा, a बराबर हमारा आ जाएगा 6q + 4, और 6q + 4 हमारा फिर से देखो ये 2 से डिविजिबल है। क्यों? क्योंकि हमने कहा 2 कॉमन ले लो, यहाँ पे 2 कॉमन लिया तो ये 3q + 2 आ गया। 3q + 2 क्या नंबर है हमें नहीं मतलब, लेकिन ये पूरा नंबर 2 से डिविजिबल है, तो हम कहेंगे भाई ये तो सम पूर्णांक है, ये तो सम हो गया। फिर से बेटा थोड़ा सा आगे बढ़े, और हमने कहा r बराबर 5 लेने पे, r बराबर जैसे ही 5 लिया तो a की वैल्यू हमारी फिर से क्या निकल के आ गई, a बराबर हमारा फिर से आ जाएगा 6q + 5। और ये कैसा है, सम है या विषम? तो ये बेटा हमारा विषम है। कैसे पता चला हमको? क्योंकि बेटा जो 6q था, 6q हमारा एक सम था, और सम में हमने एक विषम संख्या 5 ऐड कर दी, तो जो हमारा रिजल्ट आएगा वो हमारा विषम हो जाएगा। अब जरा क्वेश्चन अपना देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा था हमसे? क्वेश्चन हमसे कहा था दिखाइए कि किसी धनात्मक विषम पूर्णांक को 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के रूप में लिखा जा सकता है। हाँ बेटा, किसी धनात्मक विषम पूर्णांक को 6q + 1 के रूप में लिखा जा सकता है, 6q + 5 के रूप में लिखा जा सकता है, यहाँ पे जो हम लोगों ने देखा, या 6q + 3 के भी रूप में लिखा जा सकता है। यही बात उसने हमसे शो करने के लिए कहा था, तो ये बात हमने शो कर दी। क्लियर? तो वीडियो को पॉज करके या तो इसको नोट कर लो या तो स्क्रीनशॉट ले लो। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा दिखाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक q के लिए 4q या 4q + 1 के रूप का होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक q के लिए 4q + 1 या 4q के रूप का हो सकता है। इस बार हमको सीधी सीधी बात नहीं बताई कि किसी धनात्मक पूर्णांक, उसने धनात्मक पूर्णांक का वर्ग बता दिया। अब यहाँ पे हमें सोचना पड़ेगा कि यार किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो धनात्मक पूर्णांक हमें फिर से वही लेना है कि माना कोई पूर्णांक हमारा a है, तो जो a बराबर हमारा बनेगा
ए बराबर बनता क्या है, इस बार हमें धनात्मक पूर्णांक के काम नहीं करना बेटा, धनात्मक पूर्णांक के वर्ग पे काम करना है, ये बात सोच लो, क्योंकि ये क्वेश्चन में दिया है किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो कोई हमारा जो धनात्मक पूर्णांक रहा होगा वो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये बात हमें पता होती है कि जो कोई धनात्मक पूर्णांक होगा वो ए बराबर, ये कोई धनात्मक पूर्णांक होगा और इसकी वैल्यू क्या होगी बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे बी बराबर हमारा 4 दिया है, बी बराबर 4, ये क्वेश्चन से हमको पता है बी बराबर 4 दिया है, तो ये दिया, तो यहाँ से आर की वैल्यू हम गेस कर सकते हैं, आर बराबर हमारा क्या हो जाएगा, आर जो हमारा होता है वो लेस देन बी और ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, तो आर हमेशा 0 से बी के बीच में लाई करेगा, तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि आर की वैल्यू क्या क्या हो सकती हैं, फिर आर बराबर हमारा 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है एंड 3 हो सकता है, आर बराबर हमारा 0, 1, 2 या 3 यहाँ तक हो सकता है। अब हमने देखा तो हमारा धनात्मक पूर्णांक क्या हो सकता है, पहले हम धनात्मक पूर्णांक गेस कर लें, उसके बाद वर्ग की बात करेंगे। तो जो हमारा धनात्मक पूर्णांक ए होगा वो हमारा ए बराबर क्या क्या हो सकता है, बी की वैल्यू हम पुटअप कराएंगे 4 और क्यू प्लस का आर की वैल्यू 0, यदि हम यहाँ पे लिखेंगे यदि आर बराबर 0, आर बराबर 0 तो यदि आर बराबर 0 तो ए बराबर हमारा 4q प्लस 0 हो जाएगा, मतलब ए बराबर हमारा क्या निकल के आया बेटा 4q, उसने हमसे पूछा था कि ए बराबर 4q, ये तो धनात्मक पूर्णांक आ गया, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग की बात करेगा तो हम कहेंगे भाई इसका वर्ग मतलब दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, तो हमने दोनों पक्षों का वर्ग किया तो हो गया ए स्क्वायर और ये बराबर हो जाएगा 16q स्क्वायर, ठीक, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो हमने कहा भाई ए स्क्वायर, जो ए स्क्वायर हमारा आया वो 16q स्क्वायर के फॉर्म का आ गया। अब बेटा यहाँ से एक बात कर सकते हो, उस फॉर्म में हमें लाने के लिए हमें कुछ काम करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, इस 16q स्क्वायर से हम 4 कॉमन ले लें, 4 कॉमन ले लोगे तो ये बच जाएगा 4q स्क्वायर, और इस 4q स्क्वायर को, ये जो 4q स्क्वायर लिखा है इसको किसी कांस्टेंट के बराबर मान लो, कोई भी कांस्टेंट मान लो, इस बार हम m मान लेते हैं, माना हम इसको m बोल देते हैं, यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा, यहाँ पे हमें ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा माना 4q स्क्वायर बराबर m, तो ये हमारा बन जाएगा ए स्क्वायर बराबर हमारा क्या बन जाएगा 4 इंटू m, 4 इंटू m, ठीक। अब हमने देखा कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 4m के रूप का हो सकता है, वहां पे 4q लिया है, तो ये पूरा का पूरा काम हम m से या तो स्टार्ट किए होते या कोई बात नहीं, हमने कहा कि पूरा काम m से स्टार्ट किए होते, कोई बात नहीं बेटा, हमें बस ये प्रूफ करना था कि ये 4 इंटू किसी कांस्टेंट के बराबर हो सकता है, तो हमने कह दिया हाँ ऐसा हो सकता है, ठीक। उसके बाद ये तो हो गया ए स्क्वायर 4m के फॉर्म का हो सकता है, मतलब ये 4q के रूप का हो सकता है, बात नंबर 1 खत्म हो गई। दूसरी बात, यदि r बराबर 1, यदि r बराबर 1 ले लोगे तो जरा चेक करो क्या बनेगा, r बराबर जैसे ही 1 लिया तो पहले तो धनात्मक पूर्णांक हमारा क्या बनेगा, a बराबर हमारा बन जाएगा, a हमारा धनात्मक पूर्णांक, बेटा पहले धनात्मक पूर्णांक क्या बनेगा पहले इसको सोचना पड़ेगा, फिर उसका वर्ग क्या बनेगा उसको हमें अलग से सोचना पड़ेगा। तो हमने कहा भाई r बराबर 1 लोगे तो डायरेक्ट धनात्मक पूर्णांक का वर्ग नहीं आएगा, वो धनात्मक पूर्णांक आएगा, तो धनात्मक पूर्णांक हमारा a जो होता है बी क्यू प्लस आर, तो ये हमारा फिर से आएगा 4q प्लस का 1, इस बार धनात्मक पूर्णांक हमारा ये आया, फिर से इसका वर्ग कर दो, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर लिख दो यहाँ पे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों को पक्षों का वर्ग करोगे तो क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा ए स्क्वायर और ये हमारा दूसरा वाला क्या आएगा, ये 4q प्लस 1 का स्क्वायर आ जाएगा, और 4q प्लस 1 के स्क्वायर को जरा खोलो तो ये हमारा बन जाएगा 16q स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 1 और प्लस 2ab का मतलब हो गया 8q,
इसको थोड़ा सा सेटल करके लिख दो। जिस फॉर्म में हमें पॉलिनोमियल लिखना बताया गया था, सबसे पहले सबसे बड़ी घात, उससे बाद डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर में लिखते हैं, सबसे पहले सबसे बड़ी घात, फिर उससे छोटी घात, फिर उस सबसे छोटी घात। तो ये हो गया 16q² प्लस 8q प्लस का 1। और एक काम करो, यहाँ से हमें ये मिल गया। अब एक काम करो, देखो बेटा, अगर इन दोनों संख्याओं को देखो, 16q² प्लस 8q में हमें एक बात कॉमन निकल के आ रही। वो बात क्या है? 4 हमको यहाँ से कॉमन मिल जा रहा है। हमें 4 क्यों कॉमन ले रहे हैं? तो 8 भी कॉमन ले सकते थे बेटा। 8 कॉमन लेने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें 4q के रूप का या 4m के रूप का लेके आना है, तो हम 4 कॉमन लेंगे। यहाँ पे हमें अपना टारगेट भी प्रूफ करना है, तो हमने 4 कॉमन ले लिया। 4 कॉमन लेने से फ़ायदा क्या मिला, जरा चेक करना। तो ये हो गया 16 में हमने 4 कॉमन ले लिया, तो बच गया 4q² प्लस 2q, और ये प्लस का 1 अलग हो गया। अब बेटा इस बार हम इसको m मान लें, तो हमने कहा ये हमारा फिर से क्या बन गया, 4m प्लस 1 का फॉर्म मिल गया। इसको हम m मान लें, इसको लिख लेना अलग से सामने। ये माना ये 4q² प्लस 2m बराबर m। तो हमने कहा भी ये 4m प्लस 1 का आ गया, मतलब इस बार जो a² का फॉर्म आया वो 4m प्लस 1 के फॉर्म का आ गया। ठीक, नेक्स्ट हम r बराबर, यदि r बराबर हमारा 2 ले लिया, r बराबर 2 जब लोगे तो हमारा फिर से देखो धन पूर्णांक क्या आएगा, a बराबर हमारा फिर से आने वाला है 4q प्लस का 2। अब बेटा इसकी स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी, इसका स्क्वायर करोगे तो ये हमारा बन जाएगा, यहाँ पे लिख देना पड़ेगा, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर इसको लिख लेना। ये हो जाएगा a² बराबर 4q प्लस 2 का होल स्क्वायर, और 4q प्लस 2 का होल स्क्वायर करोगे तो ये बन जाएगा 16q² प्लस a² हो गया, प्लस b² मतलब 4 प्लस का 2ab, प्लस का 2ab का मतलब हो गया 4 दूना 8 और 8 दूना 16q 2ab होगा। अब फिर वही पॉलिनोमियल को डिक्रीजिंग पावर के ऑर्डर के रूप में लिखेंगे, तो ये हमारा लिखा जाएगा 16q² प्लस 16q प्लस का 4। अब यहाँ पे एक बात देखना बेटा, क्या क्या कॉमन आ जा रहा है। तो यहाँ पे तो 4 कॉमन आ जा रहा पूरे में से, तो यहाँ से हम 4 कॉमन ले लें। अगर 4, तो 4 जैसे ही कॉमन लिया तो ये हो गया 4q² प्लस 4q और प्लस का 1। और बेटा इस बार देखो ये जो अंदर वाला टर्म मिला है ना, ये इसको m मान लो, इसको m मानोगे तो ये हम कह देंगे 4m के फॉर्म का आ गया। मतलब इसको मैं ऊपर लिखे दे रहा हूँ, ये हमारा आ गया 4m के फॉर्म का। a² हमारा फिर से आ गया a बराबर 4m, a बराबर 4m के फॉर्म का आ गया। और हमें कौन कौन सा फॉर्म मिल गया, 4m मिला, 4m प्लस 1 मिला, और फिर से हमारा 4m मिल गया r बराबर 2 पे। r बराबर 3 पे जरा चेक कर लो, r बराबर 3 लोगे तो फिर से हमारा क्या आने वाला है, a बराबर क्या आएगा, a बराबर हमारा हो गया bq, b का मतलब 4q प्लस का r बराबर 3। वर्क कर दो जरा, a² बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 4q प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा। और बेटा इसका स्क्वायर करोगे देखो बनेगा क्या, तो ये हो गया 16q² प्लस 9 और प्लस 4 तियाँ 12 और 12 दूना 24, 2ab 24q। फिर से डिक्रीजिंग पावर ऑफ पॉलिनोमियल, तो यहाँ पे हम लगाएंगे तो वो हम लिखे पाएंगे 16q² प्लस 24q प्लस का 9। यहाँ पे देखो क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे थोड़ी सी सेटिंग अगर हम बनाएं, जुगाड़ बताएं, इस 9 को हम लिख पाते 8 + 1, इस 9 को हम लिख पाते 8 + 1। एक बच्चा कहेगा सर हम ऐसा क्यों करें, बेटा ऐसा हमें इसलिए करना है ना, क्योंकि अगर इसको 8 + 1 लिख दोगे तो ये हमारा ऐसे बन जाएगा 16q² प्लस 24q प्लस का 8, ये इसके साथ चला जाएगा और ये प्लस का 1 आ जाएगा। अब इसमें हमें फ़ायदा क्या हुआ, यहाँ से हम 4 कॉमन पा जा रहे हैं, यहाँ से 4 हमको कॉमन मिल गया, तो ये हमारा बन गया 4q
स्क्वायर प्लस 6q प्लस का 2 और ये प्लस का 1 अलग आ गया। ये चीज़ इस बार यम बन गई हमारी, ये चीज़ इस बार यम बन गई और इसको हम लिख पाएंगे बराबर 4m प्लस का 1। ए स्क्वायर की वैल्यू हमारी ये है। बच्चे कंफ्यूज वहाँ पे बहुत ज़्यादा होते हैं। वो कहेगा यार हम 9 को क्यों ऐसा लिखें, हम 9 को प्लस 9 ही ना ही रहने दें। बेटा 9 को प्लस 9 रहने देने पे जो बात बिगड़ती है ये बहुत बड़ी बात है। पहले क्वेश्चन को एक बार वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को या तो नोट कर लो या तो स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद हम थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करेंगे कि हम 9 को ये 9 क्यों नहीं रहने दे पाएंगे, ये हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो पहले वीडियो को पॉज कर लो, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ के देखते हैं। तो वीडियो को पॉज करके लिख लेना। अब थोड़ा सा हम इस बात पे एक्सप्लेनेशन देने वाले हैं कि 9 को 9 क्यों नहीं लिखे रहने देना चाहते, हमारे दिमाग को दर्द और क्यों बढ़ाते हैं। तो इस बात को हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। देखो अगर ये 9, ये देखो यहाँ पे 16q स्क्वायर प्लस 24q प्लस 9 आ गया। अब एक बच्चा कहता है सर हम इस 9 को कैसे समझ पाएंगे कि हमें इसे ब्रेक करना पड़ेगा या हम क्यों ब्रेक करें। हम कहेंगे यहाँ से भी तो हम 4 कॉमन ले सकते थे, 16q स्क्वायर प्लस 24 से 4 कॉमन ले लेते और ये हमारा जाता 4q स्क्वायर 4 कॉमन लेने के बाद, और ये प्लस आ जाता 6q, बाकी 9 को हम 9 ही रहने देते। लेकिन बेटा ये देखो अगर ये 4 कॉमन ले लिए, ये 4m और प्लस का 8 आ जाता, ये अगर हमने 8 को तोड़ा नहीं होता तो ये जो भी बनता हमारा ये 4m प्लस का 8 आ जाता, ए स्क्वायर की वैल्यू। और बेटा एक बात हम लोगों ने देखी थी ना कि जो हमारा r की वैल्यू होती है वो हमारा कभी b से बड़ी नहीं दिखती। हालांकि ये r की वैल्यू नहीं है, ये स्क्वायर फॉर्म में है, बट देखने में हमको अच्छा नहीं लगेगा। बात अच्छे की नहीं है, अभी तो ऐसे ही समझ लो कि हमें अच्छा नहीं लगेगा। इस पर हम थोड़ा सा आगे क्लासों में जाओगे तो ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देने में मज़ा आएगा। अभी के लिए इतनी बात समझ लो कि ये जो बाद वाली वैल्यू है ना, इसको अगर इस b से छोटा रखोगे तो हमारे लिए बेटर होगा। और यही हमको बताया भी गया था कि जो b की वैल्यू है, b की वैल्यू ये जो r की वैल्यू है, r इज ऑलवेज लेस देन b। बस इसी वजह से हमने उस r को तोड़ दिया, और चूंकि वो सेट हो रहा था इसलिए तोड़ दिया। ये r नहीं था, ये r स्क्वायर, ये r स्क्वायर का फॉर्म बनता। तो हमने क्या किया, इस 9 को तोड़ के 8 प्लस 1 में कर दिया और ये 8 हमारा चला गया उसके साथ। अब हमारी बात यहीं पे ख़त्म हो गई। ये उन बच्चों के लिए था जो कह रहे सर 9 को हम क्यों तोड़ें, तो इस बात के लिए हमें तोड़ना पड़ेगा। 9 को हमने तोड़ के 8 को इसके साथ भेज दिया, 1 को उधर रख दिया, हमारा काम बन गया। वो हमारा बन गया 4m प्लस 1 के रूप का आ गया। तो मतलब किसी विषम धन पूर्णांक, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग पूर्णांक q के लिए 4q प्लस 1 या 4q के रूप का हो सकता है। हाँ बिल्कुल हो सकता है, और इस बात को हमने एक्सप्लेन भी किया। 4m प्लस 1 का रूप या जो भी रूप हमारा हो सकता है। ठीक बेटा, वहाँ पे q लिया है ना, तुम यम ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, वो हमारा कोई कांस्टेंट ही है। क्लियर? ये 4m प्लस 1 के रूप का हो सकता है, तुम लिख देना, या 4q प्लस 2 के रूप, 4q प्लस 1 के रूप का हो सकता है। हटा दे इसको। अब ये बात हमारी ख़त्म हुई, इसके बाद हम बात करेंगे अगले टॉपिक पे, और वो टॉपिक हमारा HCF या LCM है। लेकिन वो HCF या LCM नहीं है जो हमें 3rd स्टैंडर्ड में पढ़ाया गया था। यहाँ पे HCF और LCM बच्चों, नेक्स्ट बात हमें जो सीखनी है, हमें सीखनी है HCF फाइंड करना, HCF निकालना, वो भी यूक्लिड विभाजन की सहायता से, यूक्लिड विभाजन की मदद से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से हम HCF निकालेंगे किन्हीं 2 या 3 नंबर्स की। तो किन्हीं 2 या 3 नंबर का HCF निकालने के लिए, किन्हीं 2 या 2 से अधिक धन पूर्णांकों का HCF निकालने के लिए, मान लो हमारे पास कोई 2 धन पूर्णांक a व b है, माना 2 धन पूर्णांक a व b है, यानी a और b इज ग्रेटर देन 0। अब हमने कह दिया a और b ग्रेटर देन 0, मतलब a b कोई 2 धन पूर्णांक है, 3 भी हो सकते हैं,
तो अब यहाँ पे एक बात हम लोगों ने पढ़ी थी कि अगर ए और बी कोई दो धन पूर्णांक है तो जहाँ पे ए इज ग्रेटर देन बी, तो यूक्लिड के हिसाब से हम लिख सकते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस का आर, ये बात हम लिख सकते हैं। बेटा अगर हमारा इस क्वेश्चन में, इस बात में, इस एल्गोरिदम में अगर आर की वैल्यू 0 आ गई ना, अगर आर की वैल्यू 0 आ गई तो हम कहेंगे इन दो संख्याओं में बी हमारा बी इक्वल टू HCF ऑफ ए एंड बी। बड़ी सिंपल सी बात है, कोई ही बड़ी बात नहीं है। हमने कहा ए और बी कोई दो धन पूर्णांक हैं, जहाँ पे ए इज ग्रेटर देन बी, तो वहाँ पे ए और बी का जो HCF होगा वो हमारा निकल के आएगा। क्या आएगा? हम इसको एल्गोरिदम के हिसाब से लिखेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अगर आर की वैल्यू 0 आ गई तो हम कहेंगे भाई ये जो हमारा बी है ये इन दोनों संख्याओं का HCF है। बेटा अगर आर की वैल्यू 0 नहीं आई तो हाँ, उस केस में जब आर की वैल्यू 0 नहीं आएगी तब क्या करेंगे हम कहेंगे यदि आर इज नॉट इक्वल टू 0, अगर आर की वैल्यू 0 नहीं आई तो हम फिर अगले स्टेप पे जाते हैं। अगले स्टेप में क्या होगा? अगले स्टेप में जो हमारा ए है ये नहीं रहेगा, जो हमारा बी था, जो बी आया है बी बराबर ए बन जाएगा। जो बी था वो ए बन गया और जो आर था वो बी बन गया। अगले स्टेप में हमारा बी ए बन जाएगा और आर हमारा बी बन जाएगा। फिर हम वही बात लिखेंगे। अब इस बार हम बी को ए मान के और आर को बी मान के लिखेंगे। फिर से हम लिखेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस का आर। मतलब इस बार फिर से हम बी से भाग करेंगे ए को, बी से ए को भाग करा, जितनी बार गया उतना लिख दिया, और आर बराबर जो भी आया, ये जो भी आएगा हम उसको लिखते जाएंगे। और ये काम तब तक करेंगे जब तक आर की वैल्यू 0 ना आ जाए। ये काम हमें तब तक करते हुए जाना है जब तक कि आर की वैल्यू 0 ना आ जाए। और जिस पॉइंट पे, जिस स्टेप में आर बराबर हमारा 0 मिल गया, हम कहेंगे उस स्टेप में जो बी की वैल्यू होगी दैट इज द HCF ऑफ ए एंड बी। ये बात समझ में आती है? नहीं आती है। क्यों? क्योंकि ए और बी के केस में थोड़ी सी बात हमें कम समझ में आती है। हम दो नंबर्स लेके अगर बात करें तो ये बात हमारे लिए कुछ थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर होती है। जैसे हम दो नंबर ले लें, कोई भी दो नंबर, जैसे हमने कहा 117 और 65। लेट फाइंड द HCF ऑफ 17 एंड एक मिनट, फाइंड द HCF ऑफ 117 एंड 65 एंड 65। अब बेटा देखो यहाँ पे हमने दो पॉजिटिव इंटीजर लिया, 117 और 65। यहाँ पे जो ए की वैल्यू है, जो नंबर बड़ा होता है उसको ए मान लेते हैं। ए बराबर हमारा हो गया 117 और बी बराबर हमारा हो गया 65। हमने यहाँ पे लगाया एल्गोरिदम, यूक्लिड एल्गोरिदम लगाया। यहाँ पे यूक्लिड प्रमेयिका हमसे कहती क्या है कि जो ए बराबर हमारा होता है ये बी इंटू क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस का आर। अब जरा वैल्यू रखो, 117 को हम लिख पाएंगे 117 बराबर बी की वैल्यू 65। मतलब कि इस 65 से 117 को भाग करोगे कितनी बार जाएगा वो क्यू मिल जाएगा। तो भाग करने पे 65 दूना हमारा 130 हो जाएगा, एक ही बार जाएगा। रिमाइंडर क्या बचेगा? रिमाइंडर हमारा बच के आएगा, देखो 65 ये हो गया, 65 और 3517। अब बेटा ऐसे तुम लोग चलो निकाल के हम दिखा दे रहे हैं। 117 में से 65 को माइनस कर लो तो जो हमारा रिमाइंडर आएगा वो बन जाएगा, 17 में से 5 निकल जाएगा, ये 17 में से 5 निकल जाएगा, क्या बचेगा? ये हो जाएगा, सॉरी 17 में से 5 नहीं, ये 7 में से 5 निकल जाएगा, 2 आ जाएगा। और यहाँ पे बच गया हमारा 11 में से 6 जाएगा तो 5 आ जाएगा, 52 आ जाएगा। मतलब 117 में से हम 65 को माइनस करेंगे
तो ये 52 आ जाएगा। अब बात समझना, 117 को 65 से भाग करोगे तो एक बार जाएगा और 52 हमारा शेष बच जाएगा। हमारा शेष 0 नहीं हुआ, फिर क्या करते, हमने कहा अगला स्टेप लेंगे। अब बेटा अगला स्टेप क्या होगा, अगले स्टेप में ए जो पहले वाला ए था ये हमारा गायब हो गया, अब ए हमारा दूसरा बनेगा, जो पहले का बी था उसको हम ए मान लेंगे। अब हमारा फिर से ए बराबर हमारा आ जाएगा 65। अगले बार में हमें लिखना पड़ेगा ये स्टेप में बेटा, ये नाउ अब ए बराबर 65 और बी बराबर जो आर है उसको बी मान लेंगे, बी बराबर 52 और फिर से हम भाग देंगे उसी एल्गोरिदम में, ए बराबर बी क्यू प्लस आर से, बी क्यू प्लस आर से। अब हम वैल्यू पुटअप कराते हैं, 65 बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 52 से भाग कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है एक बार जाएगा और प्लस जो रिमाइंडर बचेगा, 52 से भाग दोगे 65 में एक बार जाएगा, कितना रिमाइंडर आ जाएगा, 13 आ जाएगा, 13। फिर से रिमाइंडर हमारा 0 नहीं हुआ, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा है तो अभी स्टेप हमारा खत्म नहीं हुआ, फिर हम कहेंगे अगले स्टेप में फिर से अभी तक जो बी था वो ए बन गया, मतलब कि अब इस बार हमारा जो ए निकल के आएगा दैट इज 52 एंड आर जो हमारा था वो बी बन जाएगा। तो आर, अब आर ना लिख के इसको हम बी लिखेंगे, बी बराबर हमारा 13 आ गया। और फिर से हम वही थ्योरम लगाएंगे, तो यहाँ से हम लिखेंगे ए बराबर, बार बार ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 52 बराबर 13, 13 से भाग करोगे 52 को 4 बार जाएगा, ये गुणे का चिन्ह लगाओ या ऐसे डॉट लगा दो, उसका मतलब गुणे ही होता है, और प्लस का रिमाइंडर क्या बचेगा, 13 चौको 52, रिमाइंडर हमारा 0 आ गया। यार वो बात फाइनली आ ही गई जिस बात का हमें इंतजार था, मतलब ये रिमाइंडर हमारा 0 मिल गया। और हमने कहा था उस स्टेप में जिसमें रिमाइंडर 0 मिल जाए तो जो बी की वैल्यू होती है दैट इज द HCF ऑफ दोज नंबर। अब ये हमारा जो 13 है, क्योंकि इसी स्टेप में हमारा रिमाइंडर 0 मिला है और इस स्टेप में रिमाइंडर 0 मिल गया, तो इस स्टेप में बी की वैल्यू कितनी थी, बी बराबर 13 था, बी बराबर 13 और 13 HCF बराबर हमारा क्या हो जाएगा, HCF आल्सो इक्वल टू 13। तो जिस स्टेप में हमारा आर की वैल्यू 0 निकल जाए वही स्टेप में जो बी की वैल्यू होती है दैट इज द HCF ऑफ द नंबर। ठीक, ये 2 नंबर की कहानी हुई, ये बात नोट कर लो। उसके बाद हम 3 नंबर की कहानी देखते हैं जो एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है कंफ्यूज करने के लिए। खैर इसको नोट कर लो वीडियो, उसके बाद फिर देखते हैं आगे। कोई 3 नंबर हमको दिया हो तो उसका HCF हम कैसे ज्ञात कर पाएंगे। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है कि HCF ज्ञात करो, 2, 7 और 12 हमको नंबर दिए थे, 2, 7 और 12 का HCF ज्ञात करो। ये 3 नंबर दिए थे, HCF हमें इनका ज्ञात करना था। तो अभी तक तो हम लोगों ने 2 नंबर का HCF ज्ञात करना सीखा था, लेकिन अब 3 नंबर आ गया, तो हम ऐसे केस में करेंगे क्या कि जो 2 पहले बड़े वाले नंबर होंगे हम पहले उनको कंसीडर करेंगे। तो इसमें 2 बड़े नंबर कौन से हैं, 7 और 12। हम 7 और 12 2 बड़े नंबर कंसीडर करेंगे। इन 2 नंबरों में जो नंबर बड़ा है उसको हम ए मान लेंगे, हम कहेंगे ए बराबर 12 और जो छोटा नंबर है उसको बी मान लेंगे, बी बराबर 7। अब हम एल्गोरिदम लगा देंगे यहाँ पे, एल्गोरिदम हमारा क्या कहता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ पे हम कहेंगे 12 बराबर बी, बी का मतलब 7 और इससे हम भाग करते हैं इस नंबर को 7, 7 से भाग करोगे कितनी बार जाएगा, तो 7 से भाग करोगे एक बार जाएगा, गुणे 1, जो रिमाइंडर आएगा क्या आएगा, 7 से 12 को भाग करोगे एक बार जाएगा और 5 रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक, अब ये चूंकि रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आया, हमें स्टेप को आगे बढ़ाना पड़ेगा। लिखेंगे पुनः ए बराबर हमारा क्या आ जाएगा, जो बी था उसको ए मान लिया, पुनः ए हमारा आ जाएगा 7 और जो आर हमारा निकल के आया, अब ये आर को आर ना लिख के हम आर बराबर बी मान लेते हैं और हम कहेंगे बी बराबर 5। अब फिर से हम वही लगाएंगे थ्योरम अपना, तो ये हमारा हो जाएगा 7 बराबर 5 गुणे 1, क्योंकि 5 से भाग करोगे 7 को एक बार जाएगा, रिमाइंडर क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा। इस बार फिर से नहीं कटा तो क्या करेंगे, फिर वही बात पुनः हम लिख पाएंगे
कि ए बराबर हमारा जो बी था वो ए हो गया, ए बराबर 5, और बी बराबर क्या हो जाएगा, जो आर था वो बी हो गया, बी बराबर 2। और फिर से हम लिख पाते इसको 5 बराबर 2 से भाग कर रहे हैं तो 2 बार जाएगा, 2 दूना 4, रिमाइंडर क्या आ गया, 1 आ गया। अभी भी कटा नहीं, रिमाइंडर हमारा 1 आ गया, और b की वैल्यू क्या है, 2 है। तो फिर से हम कहेंगे a बराबर हमारा 2 और b की वैल्यू क्या है, 1 आ गई। अब हमें 2 को 1 से भाग करना है, 2 बराबर हम लिख पाएंगे 1, ये हमारा b हो गया, गुणे 2 और प्लस का 0। मतलब इस वाले स्टेप में r की वैल्यू 0 हो गई, और हमने कहा जिस स्टेप में r की वैल्यू 0 हो जाए, जिस स्टेप में r की वैल्यू 0 हो जाए, उस स्टेप में जो b का मान होता है दैट इज द HCF। तो यहाँ पे b बराबर हमारा क्या था, b बराबर बेटा 1 था। अब देखो b बराबर 1 था, अगर अगला स्टेप आता तो वो भी a आता, लेकिन अगला स्टेप आया नहीं तो b ही रहेगा, वो a नहीं बनेगा। तो यहाँ पे b बराबर 1 है, और यही हमारा HCF बराबर हमारा क्या आ जाएगा, HCF इज आल्सो इक्वल टू 1। तो जब कोई 3 स्टेप आए तो हमारा, अब देखो बेटा यहाँ इन दोनों संख्याओं का HCF तो 1 आ गया, लेकिन अब क्या करोगे, हमें संख्याएं तो 3 दी गई थी, तो 3 दी गई थी, अब क्या करते हैं, तो जो HCF निकल के आया है ना, अब हम इस HCF, इन दो संख्याओं का जो HCF निकल के आया, उसमें हम कहेंगे कि जो हमारा HCF है वो हमारी एक संख्या आ गई इन दो संख्याओं के लिए, एक संख्या हमारी बची है। तो अब इसमें 1 और वो हमारी जो नंबर था वो था 2, 1 और 2 की HCF में, यहाँ तक का HCF हमारा 1 आ गया, अब 1 और 2 तक की HCF में, तो ये तो बड़ी कॉमन सी बात है यार, 1 और 2 की HCF में हमारा एक ही HCF आता है जो बड़ा नंबर होगा। अब यहाँ पे ये दोनों नंबर हो गए, भूल जाओ कि एक हमारा HCF था, भूल जाओ कि एक हमारा HCF था, यहाँ पे हमारा क्या हो गया, ये दोनों एक नंबर हो गए, और फिर से हमें 1 और 2 का HCF निकालना हुआ, तो 1 और 2 का HCF एक छोटा सा बच्चा बता देगा, ये हमारा 1 आएगा। तो खैर ये बात हमारी खत्म होती है। 3 नंबर का HCF निकालने के लिए हम ये ट्रिक अपनाते हैं। खैर इस बात को नोट कर लो।